हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि बहुत सारे लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और पास भी हो जाते हैं, बाद में उनको क्या जॉब मिलती नहीं है। और बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, इतने सार तैयारी करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगती। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं विकास सर, जो कि नेट जेआरएफ में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है। और इस समय ये पीएचडी कर रहे हैं और इनके काफी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं और इनको कई जॉब भी ऑफर हो चुकी हैं। तो ये आज इस तरीके के जितनी भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट के अंदर, आज विकास सर हमें क्लियर करेंगे। सो वेलकम विकास सर। थैंक यू विवेक भाई। तो सबसे पहला विकास सर क्वेश्चन मेरा ये है कि नेट जेआरएफ हर साल 2 बार एग्जाम होता है लगभग। इतने सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, तो उनको जॉब मैं भी देखता हूँ, जॉब तो मिलती नहीं, बट वो करने का क्या फायदा। देखिए, ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ करने का कोई फायदा नहीं है। नेट जेआरएफ करने के बहुत सारे अपने एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं आज के समय में। जैसा कि हम बात करें कि आज का दौर क्या है। आज आज के दौर में बहुत कॉम्प्लेक्स एजुकेशन हो गया है। बहुत कोई भी मतलब कहीं से भी किसी भी उससे स्ट्रीम से आकर कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में एडुकेट हो सकता है, मास्टर्स कर सकता है। तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कहने का मतलब है कि बीटेक का अगर कोई कैंडिडेट है, बीटेक के बाद वो आर्ट्स में अगर हिस्ट्री से एमए कर ले तो फिर वो नेट दे सकता है या जेआरएफ कर सकता है। फिर वो हिस्ट्री से पीएचडी भी कर सकता है। तो कहने का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कारण जो है ये आपको लग रहा है कि जो है नेट जेआरएफ करने का कोई एडवांटेज नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि समस्या कहाँ पर है। समस्या ये है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। पीएचडी में भी, नेट जेआरएफ में भी कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। और उसके अकॉर्डिंग जो जॉब्स होनी चाहिए, जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए प्रोफेसर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, वो कम हो रही हैं। और वहां पर जो है प्रॉपर सही तरीके से जो है भर्तियां नहीं हो रही। तो इससे ये क्राइसिस पैदा हो रहा है कि पीएचडी करने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। जब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, तो जाए कहीं ना कहीं पीएचडी में एनरोल करेंगे। और एनरोल करने के बाद उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है जो सबसे सुटेबल होता है, कि वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में या अपने स्टेट में, जिस स्टेट में रहते हैं वहां पर जाकर वो टीचिंग करें और हायर हायर एजुकेशन में टीचिंग करें। तो सबसे बड़ा समस्या है आयोगों का, कि हर साल कोई भर्ती इसके नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आयोग की अगर बात कर ले, यूपी का जो अपना हायर कमीशन बना हुआ है, इसमें जो है 4 4 5 5 साल लग जाते हैं कि एक एक वैकेंसी आने में। सीट्स उतने नहीं होते हैं। सीट्स होने में मतलब कहीं 8 सीट है, कहीं 10 सीट है, कहीं 12 सीट है। तो कहने का मतलब सीट्स और जो ये 4 4 5 साल का गैप है, ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स और कहीं अप्लाई नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए पीजीटी में अभी वो अप्लाई कर पा रहा है, क्योंकि पीजीटी में भी बीएड अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो अप्लाई कर रहा है। अदरवाइज अगर जहां जहां हम देखेंगे, ना तो नवोदय में अप्लाई कर सकता है, ना ही वो जो है केवीएस में अप्लाई कर सकता है, ना ही वो एनवीएस में अप्लाई करता है। सिंगल हैंडेड उसके लिए की ऑप्शन है कि वो सिर्फ सिर्फ कहाँ पर अप्लाई करता है, कि वो सिर्फ अपने कमीशन में अप्लाई करता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर मतलब इन सब का जो एग्जाम्स कराते हैं। तो उसके लिए एक ही लाइन है, एक ही मतलब रास्ता है। तो इसीलिए एक ही रास्ता होने के कारण जो है बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गया है। और इसमें एक समस्या ये है कि अगर आप ड्यूरिंग पीएचडी हैं, पीएचडी के दौरान ही मतलब आप असिस्टेंट हो जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पीएचडी के बाद कहीं बाहर निकल गए, मतलब पीएचडी आपने, या तो आप पीएचडी बहुत जल्दी सबमिट करिए, आपका टाइम 5 साल का है, तो आप 5 साल से एक दिन भी ऊपर मत लीजिए। वैसे तो आमतौर से अब ये मतलब अप्रोचेज चल रही है कि लोग 5 साल से पहले पीएचडी सबमिट कर रहे हैं, 4 साल, 4.5 साल, इस तरीके से। तो उनका क्या होगा, उनका टाइम लॉस नहीं होता। 4.5 साल में सबमिट करने के बाद वो नेक्स्ट कुछ देख सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए देख सकते हैं, या बहुत सारे अदर स्टेट्स में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है, क्योंकि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में भी मतलब कॉम्पिटिट करना बहुत मुश्किल होता है, कि दूसरे स्टेट्स में भी उनका जीएस या जीके जुड़ रहा है। तो इसलिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि तो विकास जितना सर, जल्दी या जितने सही टाइम पर आप पीएचडी सबमिशन करेंगे, उतना ही मतलब फायदे फायदे में रहते हैं विकास सर, जो ये है जो स्कॉलर। आपने बात कही पीएचडी सबमिशन की, ये भी अगर मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो हर साल मतलब 2 बार एग्जाम होता है नेट का, और हर साल इतने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी करते हैं। तो वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू, जैसे आपने कहा कि कई साल में भर्तियां निकलती हैं। तो ये प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो
बहुत सारे नंबर हर साल है यहाँ पर क्वालिफाई। कि जैसे कि क्या है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ इसके बेसिक्स पे मतलब जो है पीएचडी एडमिशन ले रहे हैं या इनरोल कर रहे हैं स्कॉलर्स को नेट जेआरएफ पे, लेकिन होना क्या चाहिए कि अभी नंबर्स क्या होने चाहिए, मतलब जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो पीएचडी करने के लिए सीरियस है। जैसे कि अब मैं मान के चलता हूँ कि पीएचडी करने वाले सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा 10 या 12% लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे, अब मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज में देख रहा हूँ, 500-500 सीट आ रहा है एक एक विषय में, 100-100 सीट, 200-200 सीट। पीएचडी के लिए 200 सीट आ रहा है, मतलब इट्स लाइक अ मास्टर्स डिग्री। तो समस्या ये है कि आपको ये तय करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन में हमको टॉप क्वालिटी का रिसर्च चाहिए, तो टॉप क्वालिटी के स्कॉलर्स ही लेने पड़ेंगे। आपको बिल्कुल सीटों की संख्या कम करनी पड़ेगी, ताकि जो ऐसा नहीं है कि आप 200 लोगों एक साथ पीएचडी करा रहे हैं, किस तरीके का रिसर्च करेंगे वो, या 300 लोगों करा रहे हैं। कहने का मतलब है एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक डिपार्टमेंट में 700 स्कॉलर्स है, 800 स्कॉलर्स है। अब वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब मानक नहीं होता। यूजीसी इस पे कोई मतलब वो नहीं बनाया है, रेगुलेशन नहीं लेकर आया है कि आप किस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी ग्रेड का रिसर्च कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जॉब क्राइसिस वहां भी है, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक से रिसर्च नहीं करता है उसके लिए जॉब का क्राइसिस है। जो ठीक से रिसर्च कर रहा है, जिसको जानकारियां हैं अपने विषय के बारे में, अपने शोध के बारे में, वो जॉबलेस नहीं रहेगा, पहली बात। ऐसा ये उन लोगों के लिए बोला जाता है जो किसी भी तरीके से, क्योंकि नेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो वहाँ क्वालिफाई करना बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, किसी ने 1.5 या 2 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई की, उसने 10 या 15 हजार सवालों पर अपना पकड़ बनाया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, वो वहाँ नेट या जेआरएफ हो गया। तो इससे पहले वो सिविल सर्विसेज में था या स्टेट सर्विसेज में था, कहीं भी तैयारी कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसका एनालिटिकल माइंड नहीं है, उस तरीके से वो नहीं कर सकता है रिसर्च। अब उसने जेआरएफ चूंकि क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, सीट्स यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 150-150, 200-200 सीट आ रहा है, तो सोच रहा है कि वो इनरोल कर ले उसमें। जैसे तो कि ये विकास, समस्या हो रही है कि आपको, विकास एक ये मेरी जो, समस्या हो रही है कि आपको सीरियस कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। आप हायर, अब जैसे बताइए जेएनयू से जो पीएचडी कर रहा है, जेएनयू में इतने सीट्स नहीं आते, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, तो वहां से पीएचडी करने वाले का वैल्यू अलग है, डीयू का पीएचडी करने वाला का वैल्यू अलग है, आईआईटीज में 2, 3, 4, 5 सीट होता है। तो वहां के लोग कभी, आई थिंक मुझे लग रहा है, इस तरीके के क्राइसिस में नहीं फंसते। और दूसरा, वहां सीरियस पीएचडी होती है तो उनके ऑप्शंस होते हैं, वो फिर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर जिसने सीरियस पीएचडी किया, मतलब हिस्ट्री से है, जो ज्योग्राफी से है, वो सिविल सर्विसेज की अपना तैयारी करा के बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। रिसर्च पेपर्स लिखकर बहुत सारी चीजें कर सकता है, रिसर्च आर्टिकल्स कर सकता है, न्यूज़पेपर्स में जो एडिटोरियल लिख सकता है। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाओं को संपादित कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, किताबें लिख सकता है। तो लॉट ऑफ वर्क है। अब यहाँ पे बात आ रही सिर्फ नॉलेज की। अगर आप पीएचडी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको पैसा मिल रहा है, जेआरएफ के थ्रू एक हैंडसम अमाउंट है इस समय, अराउंड 40,000, तो आप सोच रहे हैं कि 40,000 मिल रहा है, 5 साल के लिए बेहतर है, 5 साल कट जाएगा मेरा। तो नहीं नहीं, जो ये ऐसे लोग हैं उनके खास लिए सर, ये समस्या। बात आपने बहुत बड़ी कही अभी, कि लोग, मुझे भी ऐसा लगता है, लोग पीएचडी सिर्फ स्टाइफन के लिए करते हैं। अभी कुछ एक मैंने स्टूडेंट को देखा, वो मतलब उसकी पीएचडी सबमिट होने वाली है, वो अपनी प्रेजेंटेशन किसी और से बनवा रहे क्योंकि उन्हें पावर पॉइंट चलाना नहीं आता। मतलब दिस इज अ बिग, बताइए। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, और आप पीपीटी पावर पॉइंट में नहीं बना पाते। तो मुझे भी लगा कि पीएचडी कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे है, हो सकता है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? मैंने फिर बताया, इसका वही है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको स्टेपन लेना है, हर महीने का स्टेपन आ रहा है, वो अपनी तैयारी कहीं दूसरी जगह कर रहा होगा। एग्जैक्टली exactly, मुझे अगर लगता उसका बीच में है सिलेक्शन, मिथ है जो लोगों के अगर अंदर उसका डर पैदा कर रहा है। हाँ, अगर जैसे उसका बीच में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो वो पीएचडी छोड़ देगा, चला जाएगा, तो सीरियस ही नहीं था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरा और एक चीज है कि कमीशंस को इसमें वो लेना चाहिए, कमीशंस को मतलब ये चीज करना चाहिए, या कमीशन, यूनिवर्सिटीज में ये चीज खैर अप्लाई है कि पीएचडी का वेटेज देते हैं वो लोग, तो कमीशंस में भी पीएचडी का वेटेज होना चाहिए, कि जो पीएचडी या डॉक्टरेट है उसको कमीशन के एग्जाम में, स्टेट लेवल के जो कमीशन होते हैं डिग्री कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, पीएचडी में भी क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि ग्रेडिंग कर देना चाहिए, या ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का काम है आपका, सी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, तो ए ग्रेड वाले का वैल्यू वैसे भी रहेगा। अभी यहाँ जेएनयू से जो पीएचडी कर रहा है और जो किसी दूर किसी कॉलेज से पीएचडी कर रहा है, सिमिलर, आप 30 नंबर दे रहे हो उसको, क्या मतलब है इसका? जो प्रॉब्लम। जेएनयू से पीएचडी कर रहा है उसको उसको भी 30 नंबर दे रहे हो। उसके बाद डॉक्टरेट के बाद जो किसी कॉलेज से कर रहा है, भले उसने कट कॉपी पेस्ट किया है,
अगले ने वहां जाकर काम किया, 6-7 साल, 6 साल लगाया, अपना बढ़िया वर्क किया। जब वो जाएगा एपीआई में, तो आप अब 30-30 नंबर सिमिलर कर रहे हो। तो दैट्स मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीएचडी में ग्रेडिंग सिस्टम हो जाए, ग्रेडिंग सिस्टम मतलब क्या कि थीसिस के अकॉर्डिंग आपका थीसिस किन किन मानकों पर है, आपका थीसिस जो है अगर सबसे अच्छे मानक पर है तो आपको A+, जैसे हम लोग नहीं अपने उसमें मार्कशीट में लिखते हैं, अभी ग्रेडिंग सिस्टम चलता है कि आपने A+ लिया, B+ लिया, A लिया, B लिया, C लिया। तो इससे ये पता चलेगा कि आप शोध में कितना सीरियस रहे हैं। आपकी आपकी जब डिग्री जाएगी तो आपकी ए की डिग्री होगी, तो आप शोध में सीरियस कैंडिडेट है, A+ की होगी। अगर डी डी ग्रेड वाला, और दूसरा बात इसमें एक गुणवत्ता भी पता चलेगी। सबसे पहली बात है पीएचडी में गुणवत्ता की कमी आ रही है। कोई चेक ही नहीं कर रहा कौन क्या लिख रहा है, किसको किसको क्या मतलब है, एग्जैक्टली एक और कोई मेरा नहीं देख रहा। क्वेश्चन है इसमें कि ठीक है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो हालांकि कमी रहेंगी, इतनी नंबर्स में बढ़ाई नहीं जा सकती, बट वो पीएचडी की संख्या हमेशा तो मैं ज्यादा ये रहेगी कह रहा हूँ, कि उनका प्रपोर्शन बनाना पड़ेगा आपको। अगर एग्जैक्टली आप 5 साल में सीट दे रहे हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल के दौरान इतने इतने सीरियस कैंडिडेट लीजिए कि आप उनको जॉब दे पाए। और मेरा आप एक सबको भीड़ बाजार की तरह मत भरिए। और मेरा एक प्रश्न विकास आपसे और है, क्या ये जो पीएचडी कैंडिडेट हैं ये एकेडमिक्स में ही जा सकते हैं क्या, अगर और किसी ऐसा सेक्टर में नहीं है, भी? पीएचडी कैंडिडेट्स एकेडमिक्स में नहीं जा, एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो उनके लिए जो अच्छा कैंडिडेट है उनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स बहुत हैंडसम अमाउंट देते हैं। जैसे किसी न्यूज़पेपर का एडिटर हो गए आप, हैंडसम अमाउंट उठाएंगे आप। हमारे कई जानने में जेएनयू में दोस्त हैं, वो कई सारे न्यूज़पेपर्स के एडिटर रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए महीने उठाते थे वहां से। इसके अलावा किसी न्यूज़पेपर में आप रेगुलर मतलब राइटर हो गए, एडिटोरियल राइटर हो गए, कोई कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसमें पीएचडी में, दूसरा आप अपना मतलब अपना इंस्टीट्यूट चला सकते हैं किसी भी तरीके से आफ्टर पीएचडी, की आपको नहीं मतलब अब गवर्नमेंट जॉब करनी है, आप अपने मतलब सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या और किसी तरीके से कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आमतौर से लोगों की पसंद ये होती है कि लोग चाहते हैं कि किसी में किसी ना किसी तरीके से सिर्फ मैं रेगुलर हो जाऊं। और ये सबसे ख्याल बड़ा से मतलब ये सेफ्टी। है कि हाँ, जो रेगुलर होना चाहता है वो एक दायरे में बंधा हुआ व्यक्ति है, हाँ उसका उतना ही दायरा है, उसके बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो मतलब जैसे कि जो अच्छे स्कॉलर है, आमतौर से उनका देखा जाता है कि वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं, उनको मजा नहीं आता, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हैं, कोचिंग्स में जा रहे हैं या कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको हैंडसम अमाउंट है, टाइम कम है, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वो अब काम कर पा रहे हैं। ये भी चीजें हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप। ऐसी सोच रही तो मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नेट जेआरएफ करने के बाद जो मार्केट में फैला हुआ है कि जॉब नहीं है, बट अगर सरकारी पर ही क्यों फोकस करना, बाहर भी तो उससे दुगनी तिगनी सैलरी मिल रही है, अगर ये हाँ, उन तो इस समय को मालूम चल जाए तो इस मुझे समय लगता है ये बहुत प्रॉब्लम सारी सॉल्व। ऐसी, जैसे कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इंदौर यूनिवर्सिटी है, इंदौर में एक है, तो वहां भी अच्छा स्कोप है। लेकिन समस्या सबसे बड़ा ये है, सबसे मतलब आप अगर सर्कुलेशन देखेंगे तो पूरा खेल फिर आपके थीसिस पे आएगा कि आपने वर्क क्या किया है, आपका वर्क क्या रहा है। अगर आप में क्वालिटी है तो पहली बात तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी बाहर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट जो पोस्ट निकालेगी कहीं ना कहीं 4-5, देखो थोड़ा लेंदी लाइन है पीएचडी, इतना आसान नहीं है। 1 सीट आ रहा है, 2 सीट आ रहा है असिस्टेंट के लिए, और उसमें भी हर हर तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। कहीं पॉलिटिकल प्रेशर लग रहा है, तो कहीं रिलेशनशिप सेटलमेंट्स लग रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है आपका मतलब 1 सीट पे कहीं आप चाह रहे हो, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपका ना हो, आपको दुख होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, आपका होगा। आप जहाँ चाह रहे हैं वहां ना होकर के कहीं दूसरी जगह होगा। तो समस्या ये नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। हमारे यहाँ समस्या, हमारी सोसाइटी का समस्या क्या है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि उनको जॉब से मतलब होता है, उनको नहीं मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप जॉब करिए किसी भी तरीके से। ये समस्या है। सोसाइटी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो इतने सालों से कई एग्जाम कैंसिल हुए, मतलब जितनी भी उसने तैयारी करी कैंसिल हो गए, बट उसके घर वाले प्रेशर और उसके रिश्तेदार वाले प्रेशर कर रहे हैं, भाई तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है, तुम मजे कर रहे होगे ये, बट उनको ये नहीं दिखा कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो हमारे हिंदुस्तान में एडुकेशन लाइक एज बिजनेस हो गया है। पहली बात तो कोचिंग्स का जो बिजनेस है वो फिनिश करना चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल कतई खत्म, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसलिए पहली बात तो आप बड़े एग्जाम्स का पैटर्न खत्म कर दीजिए, सिलेबस का ही पैटर्न। मैं तो कहता हूँ क्यों सिलेबस,
या सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज में क्यों सिलेबस का डिमांड है? इसलिए क्योंकि आपने ऐसा सिलेबस बना रखा है, या सिलेबस आपने मेंटेन, जब आप हर तरीके से हर चीज उसमें पूछ ही रहे हैं, उसमें छोड़ा है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, आप सीधे लिखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इथिक्स, उसके अंदर सब सेक्शन क्यों देने हैं? जस्ट लाइक आईआईटी, आई थिंक आप आईआईटी की हो बात कर जाएगा, रहे हैं जहाँ पर जब सिर्फ एक कुछ रहेगा ही नहीं, जो सब्जेक्ट बच्चा जनरल है। है। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक आप अभी जब आईआईटी वहां की सब, बात कर रहे हैं, वहां पे भी सब्जेक्ट लिखा होता है और वो फिर कुछ हम्म, भी पूछते हैं, वहां बच्चे को सब कुछ हाँ तो यही, पता है। अब आप बड़े एग्जाम ले रहे हो, उसमें आपने हिस्ट्री लिख रखा है, फिर नीचे लिख रहे हो एंशियंट इंडिया, फिर लिख रहे हो एंशियंट इंडिया में सब सेक्शन बना रखे हैं आपने। क्यों करना? कोचिंग वालों को तो ये मतलब है, आप सिलेबस से बाहर जा नहीं सकते, और सिलेबस पे बढ़िया से सिलेबस को और इसीलिए मनमानी मोटा फीस, आप सिलेबस हटा दीजिए। आपको पूछना है, आप सीधे लिखिए हिस्ट्री हम पूछेंगे। कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? न्यू हिस्ट्री राइटिंग पूछेंगे, ओल्ड हिस्ट्री राइटिंग पूछेंगे, करंट हिस्ट्री राइटिंग पूछेंगे, जापान का हिस्ट्री पूछेंगे, मतलब उसमें ये भी लिख दिया, इंडियन हिस्ट्री पूछेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेंगे। आप ये मेंशन कर दीजिए इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये फलाना ढकाना, बाकी सिलेबस की क्या जरूरत है जब इतना वास्ट आपने सिलेबस बना ही रखा है। अभी कोचिंग ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, खत्म, कोई कुछ पता ही नहीं किसी को कहाँ से क्या आने वाला है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो फिर एक कोचिंग, फेयर एग्जाम होगा, जो टैलेंटेड होगा तो वो। लड़के फिर क्या करेंगे? लड़के कहेंगे कोचिंग से अच्छा है अपना तैयारी करेंगे हम, एग्जैक्टली इनसे तो अभी तो कोचिंग वाले बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे कि एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक कैंडिडेट थी, नेट जेआरएफ की कैंडिडेट थी, वो लगातार 3 साल से नेट का एग्जाम दे रही, ठीक है, नेट क्लियर हो गया बट जेआरएफ नहीं क्लियर हो रहा उसका, तो वो कहाँ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तो और उसका सोल्यूशन क्या है? उसका फर्स्ट पेपर वीक होगा आई थिंक। ओके। उसका जो पहला पेपर है वो वीक होगा, वहां वो सिर्फ 25-26 सवाल कर रही होगी, ओके, तो फर्स्ट और तीन पेपर। चार सवाल अगर, तीन चार सवाल जो मिस कर रही होगी ना, वो फर्स्ट पेपर के ही है। आपको जेआरएफ करने के लिए 30 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 28 मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से। अगर आपका उसके लिए 28 फर्स्ट है, पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। अगर आपका 28 नहीं आ रहा, तो आप जेआरएफ नहीं कर सकते, या फिर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं उधर सेकंड में, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट मतलब तो फिर उधर फिर आप 75-70 के करीब करिए। बाकी तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मतलब अगर आप फर्स्ट में 30 या 28 से नीचे आ रहे हैं, आप 27 भी आ गए, हो सकता है मिस हो जाए आपका नंबर, एक या दो नंबर से या पॉइंट में। तो मेरा मानना है कि वो फर्स्ट पेपर मिस कर रही होगी कहीं। सेकंड पेपर ओवरऑल अच्छे स्टूडेंट्स का अच्छा ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता। मान लिया कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वो 70 क्वेश्चन सही करेगा या 72 क्वेश्चन सही करेगा। एवरेज सही करने की क्षमता जो लोगों की होगी वो 62 से 65 होगी, 62-65 सवाल के बीच में। और जो ब्रिलियंट होंगे वो 68 से 72 के बीच में हो जाएंगे, हाँ चार उसमें। हाँ, दैट्स एक तो क्लास मेरा बाकी और डिफरेंस। क्वेश्चन है इसमें, कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार जब तक होता नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है लोग लगे हैं, मतलब एक एग्जाम में, मतलब बहुत अच्छा लगता है कहने में कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, 3 3 साल हो जाते हैं, 4 4 साल हो जाते हैं, हो नहीं रहा फिर भी लगे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि 3 साल, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम को ज्यादा 3 साल ही तैयारी करनी, नहीं हो रहा तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। देखिए, मैं मेरा मानना है, आप सीरियस अटेम्प्ट लीजिए, एक बार लीजिए, 6 महीने का अटेम्प्ट है। हम्म। इससे इसके बाद से नहीं, मैंने हमेशा दिया, जितनी बार भी दिया, मेरा पहले अटेम्प्ट में नेट हुआ है आई थिंक 2018 में, पहले अटेम्प्ट में नेट हुआ। उसके बाद जब भी दिया तब भी जेआरएफ कट ऑफ से बाहर रहा। तो मैं ये कहूंगा कि आप सीरियस अटेम्प्ट एक बार सीरियस तैयारी करेंगे, तो आप आई थिंक 1 साल के अंदर आपको, अगर एक अटेम्प्ट आपका मिस होगा तो दूसरे अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ हो जाएगा। आप सीरियस तैयारी नहीं करेंगे तो आप 6 साल करते रहिए, कोई मतलब नहीं उसका। और जो उसका पैटर्न है, एक पैटर्न भी एग्जाम का, कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए। एग्जाम के पैटर्न को समझने के साथ ऐसा नहीं है कि आपका आपको सेकंड पेपर मजा आ रहा है या फर्स्ट पेपर मजा आ रहा है तो आप एक ही पेपर रगड़ रहे हैं। अब वो कंबाइंड एफर्ट्स वाला हो गया है मामला, कि अगर आप कंबाइंड एफर्ट्स नहीं लेंगे, दोनों को एवरेज में नहीं लेंगे, तो फिर आपका क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये समस्या है। एक और विकास सर क्वेश्चन है मेरा कि जो मुझे ऐसा लगता है बहुत भारी समस्या है, जॉब नेट जेआरएफ करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाती है और पीएचडी करने हम्म। के बाद भी वही जॉब मिलती है, बट जो स्टूडेंट 5 साल मैं इतनी मेहनत करता है फिर भी उसको वही जॉब मिल रही है, और नेट क्वालिफाई करने वाले को भी वही जॉब मिल रही है, तो वाई मैं पीएचडी? वही तो कह रहा हूँ, ये मैंने वही पहले ही कहा आपको कि जो वेटेज है हायर कमीशन के एग्जाम्स में, आपको वेटेज देना चाहिए पीएचडी का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जब एक्सपीरियंस, मतलब ये रिसर्च का मतलब क्या है, उसने 5 साल बिताए हैं,
कहीं ना कहीं वो रिसर्च की फील्ड में अपना काम करके आया है, तो उसको एजुकेशन सिस्टम का कंपैरेटिव जो नेट क्वालिफाई करके बढ़िया लड़का है, अब मैं नहीं कहता कि उसको वेटेज, उसको वो नहीं मिलना चाहिए, उसको एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप पीएचडी करने वाले कैंडिडेट्स को आप कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन या एपीआई में मार्क्स में कुछ एपीआई दीजिए। आप 5 नंबर एडिशनल लिखिए रिलेक्शन कि नहीं है। किसने पीएचडी। अब पीएचडी करने वालों हाँ। को कोई रिलेक्शन नहीं, सेम है, नेट वालों का भी सेम है और पीएचडी। हाँ तो वही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये है ना कि ये थोड़ा सा फॉल्ट है कमीशन वगैरह का। ये तो बहुत और बड़ा दूसरा बात फॉल्ट है है। कि दूसरी बात है कि पीएचडी जब आप कमीशन के एग्जाम करा रहे हैं तो सिंगल हैंडेड एग्जाम क्यों करा रहे हैं? आप एक पेपर ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव, बस आप उसी के बेसिस पे एग्जाम करा रहे हैं। खैर बहुत सारे स्टेट्स ने सही किया, हरियाणा ने सही किया, हरियाणा का भी आया, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। फॉर्मेट ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होना चाहिए, आप क्वालिफाई कराइए। दूसरा उसमें आप डिस्क्रिप्टिव लगाइए, आप सब्जेक्ट का एनालिटिकल माइंड चेक करिए कि पढ़ने लायक है लड़का नहीं है। तीसरा ये उसमें होना चाहिए कि उसमें एपीआई मेंटेन करिए। किसी ने 5 रिसर्च पेपर लिखा है, किसी का थीसिस है, कोई पोस्ट डॉक है, कोई एमफिल है, अब उसको तो उसकी मेहनत का कोई कुछ तो आप वेटेज दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 4 स्टेप में मेरे हिसाब से पहली बात तो आपको क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव कराना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिटर्न करना, तीसरा एपीआई एग्जाम कर एपीआई का मेंटेन करना चाहिए कि आपको एपीआई, आप बहुत ज्यादा वेटेज मत दीजिए कि एपीआई में पीएचडी में 30 नंबर दे दिया तो पता चला और सब बाहर हो गए। आप ऐसा वेटेज बनाइए कि जो है कि वेटेज वाले को भी दिक्कत ना हो, जो नॉन वेटेज है वो अगर मेहनत कर रहा है थ्रू एग्जाम के वो भी आ सके अगर वो अच्छा कैंडिडेट है। तो पीएचडी, रिसर्च पेपर्स, एमफिल और इन सब का मिलाकर जो है वेटेज होना चाहिए। फिर आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू कम नंबर का करिए, मतलब ऐसा इंटरव्यू करिए कि उसमें किसी भी तरीके का मतलब हेर फेर ना हो पाए। कम नंबर का इंटरव्यू, 20 नंबर का इंटरव्यू रख सकते हैं। आप 100 नंबर का इंटरव्यू कर रहे हैं, 100 नंबर के इंटरव्यू में आप किसी को 45 भी दे सकते हैं और फेवरेबल कैंडिडेट को आप 85 भी दे सकते हैं, 35 नंबर का डिफरेंस बनाएंगे। तो एपीआई और बहुत जरूरी है और इंटरव्यू का कम नंबर का जरूरी है। जब आप रिटर्न भी ले रहे हैं एपीआई भी लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू आपको बहुत ज्यादा पूरे एग्जाम का जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 या 5%, 5 या 10%। खास सर, मेरा एक और क्वेश्चन इसमें है, जैसे कि ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो गवर्नमेंट जब सॉल्व करेगी तब सॉल्व करेगी। मतलब और उन समस्याओं को हमें भी सॉल्व करना होगा, कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का तो पता नहीं भाई वो कब सॉल्व करेगी। बट अभी तो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट है, क्योंकि भाई वो तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा है, जरूरी नहीं नहीं गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं मिली, जैसे कि आपको आप बता रहे थे न्यूज़पेपर में एडिटर हो गया, इस तरीके से जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब और अब्रॉड लेवल पे भी जॉब। क्योंकि जैसे कि मैं आईआईटी से हूँ, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही क्वालिफाई होते हैं तो वो अब्रॉड चले जाते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस सेक्शन में जो नेट जेआरएफ या एमए करके जो आते हैं, जो नेट जेआरएफ करते हैं, उनकी अब्रॉड में जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। अब्रॉड में जॉब की बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब मतलब क्या, इन द सेंस आप वहाँ, मैं तो कहूँगा जॉब की उससे अच्छा है कि आप अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए थ्रू फेलोशिप वहाँ का, थ्रू स्कॉलरशिप वहाँ की। तो कहने का मतलब है अब्रॉड से आने के बाद आपका वेटेज बढ़ता है। हिंदुस्तानियों की एक मतलब खास बात है, बाहर से गिरी खराब से खराब चीज को अच्छा मानते हैं वो। एग्जैक्टली तो वो अब अगर बाहर से आप अगर आ रहे हैं, आप उनको उनकी भाषा में कोई बेहतर चीज सही सरल कंसेप्ट में बताएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन वही चीज आप उसको दूसरी भाषा में बढ़िया से उसमें मिर्च मसाला लगाकर उनको बोलेंगे और बताएंगे कि नहीं नहीं मैं आया हूँ यूएसए से पढ़कर, तो उनको लगेगा अरे यार तो बहुत बड़ा चीज है। तो हमेशा से मतलब ये रहा है कि हिंदुस्तान में कि उनको अपनी चीजें कम पसंद आती हैं। तो अब्रॉड से करने का तो एक ये फायदा है कि आप पर मतलब आपको एक ये वेटेज मिलेगा कि आप कम से कम इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। आप यूएसए से या कहीं से पोस्ट डॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको यहाँ तो कम से कम यही फियर रहता है कि यूएसए से पढ़कर आया है, वो हमारे कैंडिडेट से बेहतर ही होगा। ये एक हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियलिटी है, ये हाइपोथेसिस नहीं है। नहीं नहीं, तो रियलिटी। एक फायदा तो ये है कि मतलब ठीक है कि आप अब्रॉड से पढ़कर आएंगे तो आपको एक फायदा ये मिलेगा। दूसरा, अगर आप अच्छे स्कॉलर हैं अब्रॉड से पढ़कर आएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए आप फायदा मिलेगा कि आपके फायदे के बारे में बता एकेडमिया सकते में हैं आप, थोड़ा सर, कि किस तरीके के फायदे मिलते हैं, इस पे थोड़ा सा। एकेडमिया देखिए, अब्रॉड से आने के बाद आपको एकेडमिया में अपनी प्लेस नहीं बनानी पड़ती, वो बनकर ही आती है। अगर आप अच्छे स्कॉलर हैं, वहां आपने कोई अच्छा काम किया है,
तो तो जब हिंदुस्तान आएंगे तो हिंदुस्तान के एकेडमिया में आपको अपने आप मतलब अब नोन होंगे पहले से ही। आपको लोग जानेंगे आप पहले से, तो एकेडमिया में आपको अपनी पहुंच नहीं बनानी पड़ेगी, पहचान नहीं बनानी। एकेडमिया आपको खुद पहचानेगा कि आप वहाँ वहाँ फलाना फलाना स्कॉलर काम कर रहा है, तो बहुत अच्छे हैं। जब भी आप आएंगे तो एकेडमिया में एक तो आपकी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपको पहचान नहीं बनानी पड़ेगी। दूसरा, हिंदुस्तान के अगर आप अच्छा काम करें तो कई यूनिवर्सिटीज अपने आप ऑफर करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कॉलेजेस में रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक्सीलेंट, लेकिन उनको कभी कोई मतलब वो नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला उनके काम का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्योंकि कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये अकेडमिया बाहर होते गए ना तो वो टॉप मोस्ट उसमें आते हैं, सोशोलॉजिस्ट में या हिस्टोरियंस में। लेकिन यही है कि कॉलेजेस में कौन उनको बुला रहा, पूछ रहा है कि आप आइए, आप यूनिवर्सिटी लेवल के, मतलब आप वो हैं जानकार, आप यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई करते तो इस तरह तो एकेडमिया में फॉरेन से करने के दो दो चार बहुत अच्छे फायदे हैं। और खास तौर से मैं जो बता रहा हूँ कि आपको एकेडमिया में जो आपकी पहचान बनेगी वो सबसे अच्छा फायदा होता है। फॉरेन एग्जैक्ट। से करने का मतलब ही यही होता है हाँ, कि मैंने ये आप क्वेश्चन इसीलिए विकास सर आपसे पूछा था, क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मास्टर किया, 6 6 7 साल पीएचडी करी, बहुत मेहनत करी, पर जॉब एक प्राइवेट कॉलेज में कहीं 80 हजार मिल रहा है, 90 हजार मिल रहा है। मुझे ये प्रॉब्लम लगी कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, और वो भी उनकी सिक्योरिटी नहीं है जॉब की। ठीक है। और दूसरी तरफ, और प्राइवेट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, दूसरी तरफ एक बंदा नेट क्वालिफाई किए हुए है, वो गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी कि नॉलेज वाला बंदे, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना ही अच्छी जॉब मिल रही है, और एक नॉन मतलब उतना ज्यादा नॉलेज ना रखने वाला बंदे को सब कुछ मिल जाता है। तो ये मुझे भी एक प्रॉब्लम कि मतलब अगर ऐसा ही रहा तो आगे इतनी हायर एजुकेशन करेगा क्यों स्टूडेंट, अपने 5 साल 7 साल हायर देगा एजुकेशन क्यों। आपको पता है कोलैप्स, हायर एजुकेशन कोलैप्स कर गया इसी कारण से। अभी जो मतलब जो वो बन गया है इसका ना, कि अब लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं सही से, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। इसका कारण ही यही है ना कि कह रहे हैं कि लोग क्लासेस नहीं हो रही सही से। जब आप अपॉइंटमेंट ठीक से करेंगे लोगों का, उस अपॉइंटमेंट में किसी तरीके का कोई वो नहीं करेंगे, अच्छे लोग लाएंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छे लोग पढ़ाएंगे, ऑनेस्ट आदमी आकर पढ़ाएगा। अगर किसी का सिलेक्शन मतलब ठीक तरीके से होता है, बिना किसी उसके प्रॉपर, जैसे अगर अगर उसका कैलिबर है, तो उस आदमी को कीड़ा लगा रहेगा, वो अपॉइंटमेंट के बाद रुकेगा ही नहीं, अपना क्लास टाइम पे लेगा, क्लास से बेहतर करेगा। हाँ। अगर आप लचर पचर लोगों को लेकर आएंगे तो सही, जाहिर सी बात है कि उनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही है। देखिए, टीचिंग एक ऐसा गेम है, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाने में मजा आ रहा तब आप पता बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे, आप पढ़कर जाएंगे, आप सीरियस रहेंगे, पढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे सैलरी लेकर काम करना है, मेरे को 1 लाख वेतन मिल रहा है, मेरे से क्या है, मैं अपना जाता हूँ 45 मिनट दे रहा हूँ, 45 मिनट मेरा स्लॉट है। मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर को जानता हूँ जो भूल जाते थे, 45 मिनट के 3 3 घंटे पढ़ाते थे, वो मेरे अपने चीज यूनिवर्सिटी अब में खत्म थे। हो गई है। क्या वो, मैं बहुत सारे आज मतलब मैं अभी रिसेंटली कल एक लोगों से बात कर रहा था जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका कहा अरे मतलब मुझे यार पढ़ाना दो, पढ़ा करके बस ठीक। तो मतलब मतलब मैंने बताया, एज 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 इसको एज टीचिंग का प्रोफेशन सिर्फ सैलरी के लिए नहीं है। टीचर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होता है कि आप सैलरी सिर्फ ये एक बहुत बड़ी समस्या सैलरी। हो गई है। मतलब अच्छे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है पढ़े लिखे, और मुझे ऐसा लगता है ये कुछ टाइम बाद ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। और एक क्वेश्चन वो इसमें अभी लास्ट आपसे और विकास आप पूछना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और उसने पीएचडी तो करी नहीं है, तो वो पीएचडी स्टूडेंट को ले कैसे सकता है और एक अच्छी पीएचडी करा कैसे सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपको आपको वो करना पड़ेगा। आपको मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बाहर करिए, उसको मौका दीजिए, उसको आने का पूरा हक है, चांस उसने क्वालिफाई किया है। लेकिन आप जो आपके पास जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो रिसर्च, अब कोई एमफिल पीएचडी सब कुछ किए हैं, तो आप उसको मतलब कोशिश करिए कि वो आपके एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। आप उसके उसकी मेहनत का वेटेज दीजिए, आप उसको पीएचडी का वेटेज दीजिए, एमफिल का वेटेज दीजिए, रिसर्च पेपर्स का वेटेज दीजिए। और मैं ये बात तब कह रहा हूँ कि अब मैं अभी डॉक्टरेट नहीं हूँ, मेरे पास थीसिस नहीं है। मैं इसकी वकालत इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास अपना थीसिस है, मैं कर चुका हूँ पूरी, मैं भी परसुइंग हूँ, तब भी इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले जो भी लोग हैं,
जो भी डॉक्टरेट करें फाइनली, तो उनको उनकी एमफिल का वेटेज मिलना चाहिए, उनको अपने रिसर्च पेपर्स का वेटेज मिलना चाहिए, उनको अपनी पीएचडी का वेटेज मिलना चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री का वेटेज मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि उन्होंने 5-6 साल जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जब वो किसी कॉलेज में जाएगा तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। नहीं नहीं, और बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे बाहर, आप ऐसा एग्जाम पैटर्न बनाइए कि उन लोगों को भी थ्रू एग्जाम आने की पूरी वो हो, थ्रू एग्जाम के थ्रू वो जो है कुछ ऐसा मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब अब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा वेटेज कर दिया तब भी दिक्कत है। अब पता चला आपने एपीआई बना करके कुल मिला के 70-80 नंबर का एपीआई कर दिया, तो फिर वो तो बाहर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। आप एपीआई में इतना करिए कि 50-45 पीएचडी सब मिला के रिसर्च में मिला के कि 45-50 नंबर का जिसको कवर किया जा सकता हो थ्रू मेंस थ्रू इंटरव्यू। एग्जैक्टली। दैट्स मतलब दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स होना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगर आप अपनी तरफ से भी जो लोग ये मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, फिर उनका हो भी जाता है, फिर भी उनके पास जॉब नहीं रहती। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी थी, इसी वजह से मैंने आपको, मतलब आप बहुत अच्छे जानकार हैं इसलिए बुलाया। तो आप अपनी तरफ से कुछ और शब्द, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, किस मोटिवेशन को लेकर के तैयारी करना चाहिए, तो ये आप कुछ हमारे कैंडिडेट को जरूर बताएं। मेरा मानना ये है कि आप जितना जल्दी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। पहली बात तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप 3 साल में सबमिशन की स्थिति में हैं तो 3 साल में कर दीजिए। आप 5 साल लगाकर 2 डिग्री करिए ना, पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक करिए। या 6 साल में, आप 6 साल में एक डिग्री क्यों कर रहे हैं? अब 6 साल तक पीएचडी करेंगे, फिर पोस्ट डॉक के लिए सोचेंगे 8 हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट। अगर मिनिमम टाइम में सबमिशन करके 2 डिग्री कर रहे हैं तो आपका वैल्यू बढ़ेगा हट से। तो पहली बात तो पीएचडी में तो आपको मिनिमम टाइम में सबमिशन देना है, अपने मिनिमम टाइम में। अगर आपका मिनिमम टाइम 4 साल है तो 4 साल में करिए, 4.5 से साढ़े। अगर आपका मिनिमम टाइम 8 साल है तो 8 साल में करिए आप। मेरे जानने में जितने लोगों ने जल्दी सबमिशन किया है वो सब सेटल्ड है, कोई भी अनसेट नहीं है, सब प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है। और दूसरा बात, जितना जल्दी सबमिशन करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी उतनी जल्दी मिलेगी, आप उतनी जल्दी कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट के मतलब लिए जल्दी जाएंगे। एक लाइन में अगर कहें, जो मेहनत करेगा तो जॉब मिलती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करेगा और जॉब मिलेगी, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच विकास सर, आपने मैं बहुत आपको अच्छी। बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं मेरे पास अभी किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है। जी आई जी। एम ओनली स्कॉलर। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाना हिंदुस्तान में उसको जॉब की कैटेगरी में लोग काउंट नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर आप ये किसी प्राइवेट समस्या है, संस्थान में पढ़ाते ये हैं। समस्या है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कोई वो नहीं है। मतलब प्राइवेट जॉब वाला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्राइवेट जॉब में इतना कमा रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले पूरी जिंदगी भर नहीं कमा सकते। मैं मतलब ये मैं सोच ये कह रहा लोगों हूँ की कि बदली हुई है बस। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में लोग जो है प्राइवेट जॉब को जॉब कंसीडर नहीं करते हैं, एग्जैक्टली, ये ये समस्या प्रॉब्लम है। है। ये बहुत बड़ी अब समस्या जैसे कि अभी जैसे कि आप किसी कोचिंग में आप अच्छी तरीके से साल का मान लिया 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, या अपना इंस्टीट्यूट है 2-3-4 करोड़ कमा रहे हैं, है। पूरा एग्जैक्टली। असिस्टेंट प्रोफेसर 50 साल लगा, अब 10 साल लगा देगा उस टारगेट को पूरा करने में, नहीं एग्जैक्टली। कर सकता। एग्जैक्टली। लेकिन जब भी आप जाएंगे तो कहेंगे यार तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम पीएचडी करने के बाद सिर्फ क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। दैट्स टाइप ऑफ थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब का क्या मतलब है, उसको हिंदुस्तान में तो सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकते। वो सोच गवर्नमेंट। धीरे धीरे बदलेगी। वो मुझे ऐसा दूसरा है कि लगता ये है है, खास सर, वो समय के साथ बदलेगी। जैसे कि गवर्नमेंट भी आज एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रही है। धीरे धीरे वो समय लगेगा, वो सोच बदलेगी लोगों की। और दूसरा ये है कि ये मत सोचो कि आप पीएचडी जॉब के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप सोचो ही नहीं कि क्यों नहीं। आपको, आप अच्छा काम करेंगे, आपको हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, आप अपने आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आप ये मत सोचो कि आप पीएचडी जॉब के लिए कर रहे हैं, आप अच्छा ठीक ठाक जिस विषय में भी कर रहे हैं आप उसके जानकार बनिए। अगर कहीं नहीं आजकल, मतलब पीएचडी में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर लड़कों को जान रहा हूँ जो एक तरीके से अच्छी तरीके से पॉलिटिकल एडवाइजर हैं लोगों के, अच्छा पैसा लेते हैं, सिर्फ सलाह देने का पैसा ले रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर। एग्जैक्टली। उनके पास कोई काम नहीं है, रिसर्च करने के बाद उनको जॉब अभी नहीं आ पाया है उनके पास किसी कारण से, तो किसी भी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एडवाइजर के फॉर्म में काम कर रहे हैं। मेरे जानने में, मेरे अपने मित्रों में डॉक्टरेट लोग हैं, इन फ्यूचर वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे।
अभी भी हो सकता हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्च इसके लिए करेंगे कि नहीं नहीं बहुत प्रेशर है, क्योंकि रिसर्च में प्रेशर बहुत रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। आपको पहले साल से लगेगा कि यार मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, मैं ये एग्जाम फेल क्यों कर गया हूँ। मैंने कई एग्जाम मतलब मैं खुद ही कई एग्जाम में फेल हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ यार ये एग्जाम होना चाहिए था, कुछ नंबरों से रुका, क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया। लेकिन आप फील होता है कि आप जब 4 साल रिसर्च कर लेते हैं, आपके पास एक डीप एक्सपीरियंस होता है, तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा तो मैं साल में जो है 1-2 करोड़ रुपए कहीं भी बना सकता हूँ, एग्जैक्टली, किसी भी नॉलेज है स्टेट तो, में जाकर। नॉलेज है तो हम कमा लेंगे वो। हाँ, तो बस वही सारी चीजें, तो आपको ये लगना चाहिए कि आप पीएचडी सिर्फ इसलिए नहीं करें कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। वो एक हिस्सा है उस प्रोसेस का जिस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपका होल पर्सनैलिटी ये है कि आप पीएचडी करने वाला कैंडिडेट, आपसे जब कोई बात करे तो लगना चाहिए कि आपकी डेप्थ क्या है हर उस में, कि हाँ आप डॉक्टरेट हैं, कि आपकी डॉक्टरेट चल रही है ये। तो पीएचडी करना मतलब ये अम्बेडकर साहब का आप देखिए कितना कितने सारे उसमें किया। और अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पीएचडी खोखली करेंगे तो सिर्फ आप हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर रह जाएं। आप लाइफ में सिर्फ असिस्टेंट के सीमित रहेंगे टीचिंग तक। लेकिन अगर आप डेप्थ पीएचडी करेंगे तो फिर बहुत डीप जाएंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि फिर आपको लोग वैल्यू करेगा। अब मेरे जानने में जितने डेप्थ में पीएचडी लोग करके गए हैं, अच्छा सा काम किया है, वो सब बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर एक साथ कई की अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए हैं वो। सरकार उनसे सलाह ले रही है कि ठीक है आप क्या इस पे बताइए क्या चल रहा है। सरकार उनको कई सारी कमेटियों में मेंबर बना के रखा उसने उनको। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेरा मानना है कि हार्ड वर्क करिए, पीएचडी अच्छे से करिए, बहुत चिंता मत करिए कि आपको पहले इनरोल होते ही जॉब लग जाएगी। कम से कम ये ऐसा प्रोसेस है कि आपको 4-5 साल इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। मैं खुद ही फेस कर रहा हूँ सारी चीजें। मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उस चीज को फेस कर रहा हूँ। हो सकता है अभी कितने दिन फेस करना पड़े, आई डोंट नो। नहीं नहीं, ये बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छी जानकारी विकास सर ने दी। जो तो आज हमें मालूम चला कि नेट करें या पीएचडी करें, अगर आप सीरियसली करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। ये सारी जानकारी आज हमें विकास सर ने दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। सो थैंक यू सो मच विकास सर। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू।